हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो अपनी इस क्लास में हम टॉप 10 साइंस के मोस्ट एमसीक्यू लेकर प्रेजेंट हैं। आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है और आप उसको 100% सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन, बिजली के स्विच और प्लग बनाने में किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बिजली के स्विच होते हैं और जो प्लग होते हैं उन्हें बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीथीन का, पीवीसी का, बेकेलाइट का या नायलॉन का। तो इसका राइट आंसर होगा बेकेलाइट का। ठीक है, बेकेलाइट इसका राइट आंसर होगा। और ये एक कैसा प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से आप याद रखना कि इनका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना ही ये पिघलते हैं। जैसे आपने देखा होगा थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट या जो कुकर होता है हमारा प्रेशर कुकर, उसका जो हैंडल होता है, कुकर का हैंडल भी किसका बना होता है, इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही बना होता है। ठीक है, और कठोर होते हैं ये, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण आपको, जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और पकी हुई मिट्टी जब बर्तन बन जाती है तो उन मिट्टी के बर्तनों से पुरानी मिट्टी प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, जो बन गए सो बन गए, इनमें चेंज नहीं किया जा सकता। ये होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक होती कितने प्रकार की है, तो प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोसेटिंग और दूसरी थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्लियर है। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, ये मुलायम होती है और इसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये याद रखना, मुलायम होती है और दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और इसको पिघलाया भी जा सकता है, पिघलाया भी इसको जा सकता है। जैसे इसके उदाहरणों की बात करें हम तो जैसे पॉलीथीन होती है जिसमें आप सामान रख के मार्केट से लाते हैं, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक होती है। पूछ लें आपसे पीवीसी, पीवीसी की बात करें हम, जो लोहे के तार होते हैं उनके ऊपर एक रंग बिरंगी परत चढ़ाई जाती है ना, कोटिंग की जाती है पीले या ब्लैक कलर की, है ना, ब्लैक या येलो कलर की, तो वो पीवीसी ही होती है, जो कि मुलायम होती है और उसको पिघलाया भी जा सकता है और करंट से हमको बचाती है। या जो पाइप बनाए जाते हैं, पीवीसी पाइप बनते हैं, ठीक है, पीवीसी पाइप बनते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। या जो बोतलें बनती हैं, पानी वाली बोतलें, पानी की बोतलों में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग समझ में आया आपको। ठीक है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता और इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा, बिजली के स्विच बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उदासीनीकरण अभिक्रिया का सही उदाहरण कौन सा है, C+O2 = CO2, NaOH plus HCl = NaCl plus H2O, 2H2 plus O2 = 2H2O, CaCO3 = CaO plus CO2। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का अर्थ होता है शांत अभिक्रिया। मान लीजिए जब दो अम्ल, एक अम्ल और एक क्षार, ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये दोनों ही अपने गुणों को छोड़ देते हैं। यानी अम्ल होता है खट्टा, ये अपना खट्टापन छोड़ देता है, और क्षार होता है कड़वा, ये कड़वापन अपना छोड़ देता है और शांत शांत बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। जैसे मैं आपसे बात करूं, इसका उदाहरण देखेंगे हम अभी। 99% केस में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में 99% केस में नमक बनता है और क्या बनता है, पानी इसमें बनता है, नमक और पानी इसमें बनता है। क्लियर है आपको, ठीक। और इसकी रिएक्शन ये होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल = नमक और जल, इस तरह से हमको ये प्राप्त होता है। ये आपको क्लियर है।
ठीक है, तो अब जैसे हम उदाहरण पर जाएं तो मैं आपसे बात करूं, जैसे जब आपको पेट में एसिडिटी होती है, ठीक है, एसिडिटी होती है, जब एसिडिटी होती है तब आप क्या लेते हैं, एसिडिटी होती है तब हम इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें लिया जाता है। ठीक है, एसिडिटी पेट में अम्लीयता बढ़ गई है, अम्लीयता को कम करने के लिए, अम्लीयता को समाप्त करने के लिए, उसे उदासीन करने के लिए हमें क्षार की आवश्यकता होती है, और इनो और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में दोनों में क्षार, प्रबल क्षार पाए जाते हैं और एसिडिटी को समाप्त कर देते हैं। ये जैसे जब चींटी काटती है तो हमारे शरीर में कौन सा एसिड डाल देती है, फार्मिक एसिड डाल देती है। ठीक है, फार्मिक एसिड चींटी के डंक में होता है, मधुमक्खी के डंक में होता है, बिच्छू के डंक में होता है। ठीक है, हमारे शरीर में डाल देती है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, शरीर में जलन होती है, और उसी जलन को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है, या साबुन भी इसमें लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही क्षार होते हैं, और जब अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये जो जलन होती है ये समाप्त हो जाती है, क्योंकि दोनों उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा, जब खेत में अम्लीयता बढ़ जाती है, खेत में जब अम्लीयता बढ़ जाती है, किसान भाइयों ध्यान देना, ठीक है, अगर कोई बच्चा किसान है हमारी वीडियो देख रहा है तो वो ध्यान देना, जब खेत में अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता खेत में बढ़ जाती है, तब उसमें क्या डाला जाता है, तो उसमें चूना डाला जाता है, जो कि एक क्षार होता है। ठीक है प्यारे साथियों, क्लियर है आपको मेरे प्यारे भैया बहनों? ठीक है, खेत में अम्लीयता को कम करने के लिए चूना डाला जाता है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। मानव शरीर में वृक्क का यथार्थ स्थान कहां पर होता है? उदर गुहा के ऊपर, फेफड़ों के पास, उदर गुहा के पास, पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, छाती के बीच में, हृदय के नीचे, पैल्विक क्षेत्र में, मूत्राशय के नीचे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उदर गुहा। जो पेट होता है, पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ये वृक्क पाई जाती है, किडनी पाई जाती है। किडनी के बारे में आप याद रखना, किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन होती है। काम क्या होता है किडनी का, तो किडनी का काम ब्लड से अशुद्धियों को छानना होता है। ठीक है, ब्लड से जो अशुद्धि या जो गंदगी होती है उसको छानने का काम, यानी कि किडनी एक छलनी के जैसा काम करती है, छलनी के जैसा काम किडनी करती है। ठीक है, और उसे फिर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है, मूत्र के रूप में, मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देती है। और यदि आपसे पूछ ले मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से इसका पीला रंग होता है। अगर दूसरा आपसे पूछ ले कि कौन कौन से विटामिन मूत्र में बहकर निकल जाते हैं, तब आपको याद रखना है विटामिन बी और विटामिन सी, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये जल में घुलकर निकल जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे थायमिन, विटामिन सी का पूछे एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्लियर है आपको? दूसरा आपको याद रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, मूत्र में किसका उत्सर्जन किया जाता है, यूरिया निकाला जाता है। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, क्वेश्चन हमारा है यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, तो यूरिया का निर्माण होता है लीवर में। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में तोड़ता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक, फिर उस यूरिया को ब्लड से छानता कौन है, उसको ब्लड से किडनी छानती है, ये आपको याद रखना। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि
प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला पहला यौगिक कौन सा था? तो प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला पहला यौगिक भी कौन सा था? यूरिया ही था। और किसके द्वारा तैयार किया गया था? वोहलर के द्वारा इसे रेडी किया गया था। वोहलर के द्वारा इसे रेडी किया गया था, ये याद रखना। दूसरा, जो हमारी किडनी होती हैं, किडनी के ऊपर ही एड्रीनल ग्लैंड। आपने बोला एड्रीनल ग्लैंड कहां पर स्थित होती है? तो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर ही स्थित होती है। ठीक है, किडनी के ऊपर ही स्थित होती है। और यहां से कौन सा एड्रीनल हार्मोन निकलता है? एड्रीनल हार्मोन निकलता है। और इसे क्या कहा जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। लड़ो यानी कि फाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता, फायर एंड फ्लाइट हार्मोन इसको कहा जाता। ये आपको याद रखना है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कुछ याद आया आपको? हमने बताया था आपको, जहां से हार्मोन निकलते हैं वो कैसी ग्रंथि होती है? अंतस्रावी होती हैं। और जहां से एंजाइम निकलते हैं वो कैसी ग्रंथि होती हैं? तो वो ग्रंथि होती हैं बहिस्रावी। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड एक कैसी ग्रंथि होगी? क्योंकि यहां से एक हार्मोन निकल रहा है, एड्रिनल हार्मोन, तो ये एक अंतस्रावी ग्रंथि होगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है। यदि इसे 10 मिनट तक चलाया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? सॉल्व करते हैं। पहले से लिखिए क्या क्या दे रखा है। 20 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है। ठीक है, विद्युत हीटर V दे रखा है हमें, विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट। टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट दे रखा है। अब आपको ध्यान रखना है, जब हम इसकी गणना करेंगे तो हमें 10 मिनट को सेकंड में बदलना होगा। तो इसकी गुणा हम 60 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या? हमें ऊष्मा निकालनी है, यानी हीट निकालनी है। तो H इजकल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है हीट का, V स्क्वायर अपॉन R, यानी विभवांतर का स्क्वायर अपॉन प्रतिरोध इंटू समय। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू रखिए। V स्क्वायर कितना दे रखा है? 220 का स्क्वायर अपॉन R कितना दे रखा है? R दे रखा है 20 ओम, गुणा टाइम हमने 600 सेकंड निकाला है। क्लियर है आपको? अब देखिए 220 का अब हम वर्ग बाद में करेंगे, पहले इसे काटिए। 30 आगे देखिए, इसका वर्ग हम कैसे करेंगे? 220 की गुणा यानी 220 से करनी है। तो 22 का वर्ग कितना होता है? 0 अभी छोड़ दीजिए। 22 का वर्ग होता है 484। ठीक है, एक 0 है, 2 0 आ जाएंगे, 2 बार गुणा होगी तो। ठीक है, इंटू 30। अब इनकी गुणा जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 तो 0 आ जाएंगे। ठीक है, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, इतने जूल ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आंसर यहां दे रखा है घात में 1.45। ठीक है, तो यहां पॉइंट लगाना हमें, गिनिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1.452 इंटू 10 की पावर 6 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट आपको? प्यारे साथियों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करो। और अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन भी कोई हो तो उसको भी आप हमें बताया करो। ठीक है, निम्न में से किस कण की उपस्थिति के कारण अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह खुरदरी दिखाई देती है? तो देखिए, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या गोल्जी बॉडी। खुरदरी दिखाई देती है।
चूंकि जो राइबोसोम चिपके होते हैं इसकी सतह पर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी सतह पर क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, इसी पर ये चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं, इसलिए ये सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें कैसी दिखाई देती है, तो हमको खुरदरी दिखाई देती है, और इसे हमारी कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का कंकाल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये होती है खुरदरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक दूसरी होती है एसईआर। दूसरी होती है एसईआर, ठीक है। ये मक्खी आ गई है, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, एसईआर होती है। ये क्या होती है, स्मूथ होती है, यानी कि स्मूथ चिकनी होती है। स्मूथ होती है ये, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चिकनी होती है। और यहाँ पर काम क्या होता है, तो यहाँ पर काम होता है जो वसा और लिपिड, वसा और लिपिड का यहाँ पर कार्य होता है, और ये इसी कारण ये चिकनी होती है। ये आपको याद रखना है एसईआर के बारे में। दूसरा आपको एसईआर के बारे में क्या याद रखना है, तो इसका मुख्य काम और क्या होता है, तो सर्वाधिक कहां पर ये पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है। यकृत में ये सर्वाधिक पाई जाती है, और इसका मुख्य काम जहर को मारना होता है, जहर को समाप्त करना होता है। जो ज्यादा शराब पीते हैं उनमें जो जहर को मारने का काम है वो कौन सी रेक्टिकुलम करती है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये कार्य करती है। ये आप ध्यान रखना। और यकृत में सर्वाधिक क्यों पाई जाती है, क्योंकि यकृत ही सर्वाधिक जहर को मारने का काम करता है। क्लियर है आपको। और इसको स्टेरॉइड फैक्ट्री भी कहा जाता है, स्टेरॉइड फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। क्लियर है आपको। निम्नलिखित में कौन सा अंग मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, शुक्रवाहिका, वृषण, गर्भाशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये तीनों मादा जनन तंत्र के अंग हैं, ठीक है। लेकिन जो शुक्रवाहिका होती हैं ये नर जनन तंत्र का हिस्सा होती है, नर जनन तंत्र का हिस्सा होती है। क्लियर है। प्रकाश के प्रकीर्णन या विक्षेपण के कारण प्राप्त 7 रंगों के बैंड पट्टी को क्या कहा जाता है, परावर्तन, अपवर्तन, स्पेक्ट्रम या प्रकीर्णन। तो इसको स्पेक्ट्रम ही कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं, प्रिज्म से होकर प्रकाश को गुजारते हैं तब हमें 7 रंगों में विभाजित दिखाई देता है वो, ठीक है। हालांकि प्रकाश हमें सफेद दिखाई देता है, लेकिन बेसिकली वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। जब उसे किसी कांच से गुजारा जाता है तब वो 7 रंग दिखाई देते हैं, या जब बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष बनता है वो भी स्पेक्ट्रम इसी का उदाहरण है, इंद्रधनुष का बनना। जब साबुन के आपने देखे होंगे साबुन के झाग बनते हैं, साबुन के झाग, उसमें भी आपके 7 रंग दिखाई देते हैं। क्लियर है आपको। दूसरा आपको याद रखना है स्पेक्ट्रम को लेकर विव के बारे में याद रखना है। विव मतलब वायलेट,
वायलेट मतलब बैगनी होता है। बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसीलिए ये सर्वाधिक विचलित होता है। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी वो सर्वाधिक विचलित होगा, और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी सबसे कम विचलित होगा। सबसे ज्यादा किसकी होती है तरंग दैर्ध्य? रेड ज्यादा होती है रेड कलर की, ठीक है, रेड कलर की। इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं ना, जो खतरे के सिग्नल होते हैं, उनमें रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? वी से वायलेट, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से कलर होते हैं। क्लियर है? आपको याद रहेगा। पूछ लें आपसे प्रकाश एक कैसी तरंग होती है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, ठीक। तो प्रिज्म समझ में आया आपके। इंद्रधनुष का बनना स्पेक्ट्रम का ही उदाहरण है, प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना। क्लियर है? परावर्तन के बारे में जानिए आप। परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी शीशे से टकराती है तो वो वापस लौटकर आ जाती है। जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, शीशे में चेहरा देखते हैं ना, शीशे में चेहरा, ऐसा तो है नहीं मान लीजिए शीशे में आपने अपना चेहरा देखा, आपका चेहरा आपको दिखाई ना देकर उसके आर पार चला गया, नहीं होता ना, वो किरण शीशे पर पड़ी और वापस आपकी आंखों तक आ जाती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। जो हम शीशे में चेहरा देखते हैं किसका उदाहरण है? वो परावर्तन का उदाहरण है। परावर्तन की वजह से ही हम शीशे में हमारा चेहरा दिखाई देता है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन में क्या होता है कि अपवर्तन में जो प्रकाश किरण होती है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित हो जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, सेकंड माध्यम में चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में डूबी हुई पेंसिल हमको टेढ़ी दिखाई देती है, जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, पानी में डूबी हुई पेंसिल हमें कैसी दिखाई देती है? तो टेढ़ी दिखाई देती है। किसके कारण ऐसा होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है मतलब जब प्रकाश हवा कणों या धुंध के कणों से टकराकर फैलता है, उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहूं तो प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखना। क्लियर है आपको? दूसरा आप याद रखना, दूसरा आप याद रखना, जब शाम होती है तो शाम को जो सूरज होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, क्योंकि जब सूरज छिपता है तो हमसे बहुत अधिक दूर होता है। जो सूरज के 7 रंग होते हैं, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, सारे के सारे विचलित हो जाते हैं, लेकिन विचलित कौन नहीं होता? लाल रंग विचलित नहीं होता। इसलिए हमको सूरज शाम को लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम ना के बराबर विचलित होगा। ठीक है? किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान और भार। ठीक है, भार क्या होता है पहले ये जानिए आप। भार का मतलब होता है किसी भी वस्तु या किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर पृथ्वी अपनी ओर उसे किस बल से खींचती है? पृथ्वी उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, वो होता है उसका भार। और मास क्या होता है? मास का मतलब होता है कोई भी पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसका वजन। पदार्थ की चीजों का वजन क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्लियर है आपको? देखिए, भार किसी भी वस्तु पर पृथ्वी जो बल लगाती है उसे भार कहा जाता है, और मास
मास क्या होता है? मास जिस चीज से वो बना होता है उसका वजन क्या होता है? मास होता है। क्लियर है? दूसरा समझिए, भार स्थिति में परिवर्तन होने पर बदलता रहता है, ये बदलता रहता है, जबकि मास नहीं बदलता, मास नहीं बदलता है। क्लियर है? दूसरा आप याद रखना, आपका एक कंफ्यूजन यही क्लियर किया जाए, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा होगा कि जब यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो उस व्यक्ति का वजन चंद्रमा पर कितना होगा? तो 1/6 चंद्रमा पर वजन होता है। मान लीजिए पृथ्वी पर यदि 60 केजी है तो चंद्रमा पर 1/6 का मतलब 10 केजी होने वाला है। लेकिन यदि इसी के विपरीत आपसे पूछ ले कि द्रव्यमान कितना होगा, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलो पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर भी सेम 60 किलो ही होने वाला है, क्योंकि द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आता, इसे कहीं भी लेकर जाओ द्रव्यमान सेम रहता है। क्लियर है आपको? अब देखिए ऑप्शन, द्रव्यमान स्थान बदलने पर बदल जाता है, बिल्कुल गलत। भार बदलता है, भार और द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहते हैं, गलत बात बिल्कुल। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, बिल्कुल। द्रव्यमान हमेशा स्थिर ही तो है, मान लीजिए कहीं भी चले जाओ आप वही रहने वाला है, जबकि भार स्थान बदलने पर बदल सकता है। देखिए 60 से कितना हो गया? 10 हो गया, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार स्थान बदलने पर बदल जाता है। ठीक है? द्रव्यमान और भार दोनों, भार शून्य हो सकता है, ये ध्यान रखना, लेकिन द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। न्यूक्लियन में पाए जाने वाले अपारमाणविक कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन। देखिए न्यूक्लियन क्या होता है, यानी नाभिक क्या होता है? नाभिक होता है ये, इसके अंदर होते हैं केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है? इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या आता है? परमाणु का हमको द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है? परमाणु का द्रव्यमान प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ ये आपका राइट आंसर होगा। और दूसरा आप याद रखना, 99.99% केस में जो नाभिक का जो वजन होता है वो इनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो इसके बाहर कक्षा में जो परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका जो वजन होता है वो ना के बराबर, इनका द्रव्यमान ना के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? दूसरा मैं आपसे बात करूं, जो इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या किसके बारे में बताती है? परमाणु क्रमांक के बारे में बताती है, परमाणु क्रमांक के बारे में बताती है। दूसरा आप याद रखना कि हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार भी परमाणु क्रमांक ही होता है। आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक ही होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही आवर्त सारणी का जो आधार है परमाणु क्रमांक को माना है। क्लियर है आपको? ठीक है? अब मैं आगे आपसे बात करूं तो जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा। ये क्लियर रखना है आपको। और आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ अरे सुनिए, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने इसका क्या किया था? नामकरण किया था। ठीक है? नामकरण किया था। लेकिन जो इसकी खोज है वो किसने की थी? गोल्डस्टीन के द्वारा खोज की गई थी, गोल्डस्टीन ने खोज की थी। दूसरा आपको याद रखना जे थॉमसन के बारे में, जे थॉमसन खोज की थी, नामकरण स्टोनी ने
स्टोनी ने इसका नामकरण किया था। और इसकी अभी दिल्ली पुलिस के पेपर में इसकी अभी डेट पूछी गई थी, तो 1897 में इसका खोज किया गया। हालांकि इसका नामकरण इससे पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इसकी जो खोज है 1857 में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहां होता है? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्रों पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण जी का मान सर्वाधिक कहां पर? ध्रुवों पर होता है। ठीक है, ध्रुवों पर होता है, ये आप याद रखना। शून्य भी होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य कहां पर होता है? तो ये पृथ्वी का जो केंद्र होता है, पृथ्वी के केंद्र पर ठीक है, ये ध्यान रखना, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है, ये आप याद रखना। दूसरा, सबसे कम कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर कम होता है। सबसे कम होता है, ये आप याद रखना। या मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं, तो जब हम लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें अपना वजन स्थिर या स्थिर से ज्यादा प्रतीत होता है जब हम लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा वजन पहले के वजन की तुलना में कम प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने पर, भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण मान में वृद्धि होती है, लेकिन नीचे आने पर गुरुत्वाकर्षण मान में घटत होती है, यानी वो घटता है। क्लियर है आपको? ये जैसे आपने देखा होगा हिंडोलों में, जब आप हिंडोले होते हैं ना, चरक, जब मेलों में आते हैं, मेलों में जब आप झूलते हैं तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वजन आपका सेम रहता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहे हों। ठीक है, हवा में तैर रहे हों, वजन बिल्कुल ना के बराबर, जीरो। ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऐसा होता है। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं रखते हैं हम। ठीक है, ये क्लास अपनी यहीं रखते हैं, मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।